व्हाट्सअप गाइस, भोजपुरी विदेशी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है 10 रीजन जिसकी वजह से आप सिंगापुर में अपनी फर्दर स्टडी करना चाहेंगे। ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी 11th या 12th क्लास में है और अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि उनको अपनी स्टडी कहाँ से करनी चाहिए। तो मैं उनको ये 10 रीजन देना चाहता हूँ कि वो उसके लिए सिंगापुर प्रीफर कर सकते हैं। तो पहला रीज़न उसका ये है सेफ्टी। तो सिंगापुर जो है वर्ल्ड के सेकेंड सेफेस्ट कंट्री में काउंट होता है। यहाँ पे सेफ्टी ऐसी है कि अगर रात के 12-1 बजे भी अगर आप बाहर कहीं निकल रहे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको लूट सकता है या फिर आपका कोई कुछ भी ले सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे तो इतनी सेफ्टी है कि कभी कभी लोग किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हैं तो अपने टेबल रिजर्व करने के लिए लोग अपना वॉलेट या फ़ोन वहाँ पर रख के ऑर्डरिंग के लिए जाते हैं। तो वैसा मैं खैर इसको सजेस्ट नहीं करूँगा करने को, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न है कि सिंगापुर को वर्ल्ड के सेकेंड सेफेस्ट कंट्री में काउंट किया जाता है। दूसरा, इंटरनेशनल एक्सपोजर। सिंगापुर एशिया के सेंटर में आता है जहाँ से लगभग में हर जगह की ट्रैवलिंग बहुत ही इजी हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं फर्दर स्टडी करने के लिए। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा है। आपको यहाँ पे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, तो उतनी ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तीसरा इसका रीज़न है फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करती है, जैसे आपके 24 आवर्स लाइब्रेरी। हर लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है वो कैंटीन मिलेंगे, जिसका प्राइस जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट उसका प्राइस थोड़ा कम होता है। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ $7 की मिल रही है तो वहाँ पे आपको 5.50 या फिर $6 की मिलेगी। तो $1-1.5 की डिफरेंस आ जाता है। $1 या $1.5 की डिफरेंस जो है वो पर डे के रूटीन में काफ़ी मायने रखता है। चौथा जो है वो ईजी फूड अवेलेबिलिटी। अगर आप इंडिया से हैं तो फूड आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वो भी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए बाहर फूड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर सिंगापुर में आपको इसके लिए कोई भी सोचना नहीं है। हर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर कैंटीन्स होते हैं जिसके बीच में आपको हर टाइप के जो है फूड्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियंस के भी स्टॉल होते हैं जिसमें इजीली आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको थाई फूड मिल सकता है जिसमें वेजिटेरियन मिल सकते हैं। आपको इंडोनेशियन फूड में वेजिटेरियन, जिनका टेस्ट ऑलमोस्ट इंडियन फूड जैसा ही होता है। और उसके बाद है आपकी पार्ट टाइम जॉब अवेलेबिलिटी। ये आपका 5वां पॉइंट है। अगर आप किसी भी सिंगापुर में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फुल टाइम नहीं ले सकते क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए अलाउ नहीं करती है, बट पार्ट टाइम आप ले सकते हैं जिसमें आवर्स जो है वो बाउंडेड हैं। 16 आवर्स जो है वो काम कर सकते हैं, पर अगर पब्लिक हॉलीडेज़ हैं तो आप उनमें फुल डे की जो है वो काम कर सकते हैं। छठा आपका है वो ट्रैवलिंग। वो चाहे वो इनसाइड हो या फिर आउटसाइड ऑफ सिंगापुर हो, कहीं पे भी जाने के लिए इजीली यहाँ पे जो है वो बसेस मिल जाती हैं जो लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं। सिंगापुर के एक कोने से अगर दूसरे कोने में भी जाना है तो आप इजीली जो है 1.5 आवर में जा सकते हैं। सिंगापुर वैसे बहुत छोटी जगह है, और अगर आउटसाइड भी जाना है तो ऑलमोस्ट हर जगह जाने के लिए यहाँ से आपको फ्लाइट्स मिल जाती हैं ईजिली। इंडिया में मोस्टली पार्ट्स में यहाँ से फ्लाइट डायरेक्ट है। स्कूट बजट एयरलाइंस हैं वो ईजिली मिल जाती हैं। सबसे अच्छा जो मुझे पॉइंट यहाँ पे लगता है वो है 8वां जो है क्लाइमेट। सिंगापुर में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। या तो बारिश होती है या फिर जो है धूप होती है, दो ही होते हैं, बाकी यहाँ पे तीसरा कुछ नहीं होता। टेम्परेचर मान के चलिए कि बारिश के मौसम में 22 डिग्री तक भी चली जाती है, और गर्मी के टाइम में 34 से 36 डिग्री तक मैक्सिमम जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है, क्योंकि हम तो 48 से ऊपर भी जाते हैं एक्चुअली हम गर्मियों के मौसम में। और वैसे भी अगर यहाँ पे बसों से लेके मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कैंटीन्स, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको एयरकॉन हर जगह मिलेंगे। बरसात के लिए मोस्टली जो यहाँ पे वो बस स्टॉप से आपको जहाँ पे भी जाना है उसमें शेल्टर लगे होते हैं, तो आपको उतनी अम्ब्रेले की भी जरूरत नहीं होती है। फिर भी कहीं कहीं आपको जरूरत हो सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं या फिर किसी और उसमें जा रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ सकती है। पर बस स्टॉप से अपने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर बस स्टॉप से अपने अपार्टमेंट फ्लैट में जाना है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी अम्ब्रेला की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो 9वां है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप सिंगापुर से स्टडी कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्लली जो है कहीं ना कहीं पे जो आप ट्रेनिंग के टाइम पे जो पार्ट टाइम जॉब जहाँ पे करेंगे वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही इजीली मिल जाती है, क्योंकि कंपनी को आपका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको फर्दर उसके लिए भी हायर कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है 10वां है, वो है फीस स्ट्रक्चर, कि कितनी लागत आती है आपको यहाँ पे सिंगापुर में स्टडी करने के लिए। ये सबसे आखिरी टॉपिक है, तो हम इसके बारे में आपको सबसे लास्ट में बताएंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फिलहाल सिंगापुर के अंदर जो है वो 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं।
प्राइवेट्स बहुत सारे हैं, मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हैं। इतनी स्टडी मैंने अपने कॉलेज, अपने स्कूल टाइम में भी नहीं की थी शायद। ये जो 5 गवर्नमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिंगापुर की सबसे फेमस हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका रिपब्लिक पॉली बेसिकली यहाँ पे पॉलिटेक्निक को पॉली बोलते हैं, तो रिपब्लिक पॉली। सेकेंड जो है वो नन्यांग पॉली, जो बहुत ही फेमस है। और तीसरा जो है वो NG आन। चौथा है सिंगापुर पॉली। और पांचवा है तेमासेक पॉली। क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए? कोई भी इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर लेने के लिए इनके कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो आप उससे मैच होने चाहिए। सबसे जो होता है कि पहले आपको 12th पास होना चाहिए, और वो 12th भी जो आप पास करते हैं वो जो इन मीडियम्स है उस मीडियम के थ्रू होना चाहिए, जो है वो है CBSE, ICSE, ISSC और SSLC जो मोस्टली हैं। और कुछ स्टेट्स पे जैसे आपका यूपी बोर्ड और ये जो नॉर्मल बोर्ड्स होते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, इनको भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो है 5 उन्होंने लिस्टेड करके रखे। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो इनके नेसेसरी हैं। जैसे आपके जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो 70% होने चाहिए। माने कि अगर आपका 100 नंबर का अगर पेपर होता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, तो आपका इसमें 70 नंबर से ऊपर ही होने चाहिए, तभी वो आप इसके लिए वैलिड हैं। और दूसरा है जो जिस सब्जेक्ट के थ्रू आप ये करना चाहते हैं, मान के चलिए आप कंप्यूटर साइंस से आगे कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर 12th में ले रखा है तो वो कंप्यूटर साइंस में आपके जो है मार्क्स वो 70 के ऊपर होने चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अपने। ये तो कॉमन से वो इंडिया में भी होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे इंडियन एजुकेशन से और यहाँ पे। तो इसी को लेकर चलते हैं आगे। कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करता है। हमारे इंडिया में जैसे होता है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो ये सब का जैसे अलग अलग होता है। यहाँ पे कोर्सेज जो है वो डिफरेंस है। हर यूनिवर्सिटी का कोर्सेज का जो प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं चूज़ कर रहा हूँ जो सबसे बेस्ट है यहाँ का। जो नन्यांग पॉली मैंने आपको बताया वो यहाँ का सबसे बेस्ट है। हाँ खैर, एक और बात, नन्यांग पॉली के लिए इकलौता ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके लिए उनको IELTS चाहिए होता है। IELTS जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, IELTS होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसका एक एग्ज़ाम होता है जिसकी जो भी आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में किसी भी जा रहे हो, अगर आप वर्क या फिर इमिग्रेशन पर्पज से अगर जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। और हर कंट्री की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने अभी कनाडा के लिए मुझे देना था, तो कनाडा की रिक्वायरमेंट जो थी इमिग्रेशन के लिए वो थी 6.5 बैंड, और मेरा 7 बैंड था, तो वो ईजिली हो जाता है। या फिर जो है एक और इंग्लिश होता है टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं ये लोग TOEFL। इसका स्कोरिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, और इंडिया में बड़ा मुझे नहीं लगता इसके बहुत सारे सेंटर होंगे, तो इसको मैं रहने देता हूँ फिलहाल। जो है आप IELTS, अगर आपको नन्यांग पॉलिटेक्निक में अगर आपको लेना है एडमिशन, तो आपको IELTS क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपको 6 बैंड लाने पड़ेंगे। 6 बैंड एक्चुअली जो 11th 12th अभी करके निकले हैं और जिनके 70% मार्क्स हैं इंग्लिश में, उनके लिए 6 बैंड एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं 7 बैंड लेके आ सकता हूँ, तो आप इजीली जो है वो 6 बैंड तो ला ही सकते हैं। ये जितनी चीज़ें थी ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। कोर्सेज़ में आते हैं इनके जो नन्यांग पॉलिटेक्निक है, उनके जो है वो 6 इन्होंने कोर्सेज़ बना के रखे हैं अपने। तो पहला जो इनको बोलते हैं वो बोलते हैं स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस। इसके अंदर जो है फूड, हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। दूसरा इनका है जो है स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें ये फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी की सारी जो है एजुकेशन कराते हैं। और तीसरा इनका है स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड मीडिया। इसमें जो है वो आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल आर्ट और एनिमेशन वगैरह की चीज़ें जो आती हैं, जो आर्ट से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपका जो है वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है इसमें आ जाता है। स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल साइंस, इसमें जो है नर्सिंग, ओरल हेल्थ और डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्टर से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो इसमें स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल साइंस में जो है आ जाती हैं। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है तो आपका वो साइबर सिक्योरिटी, इन्फोकैम्प सिक्योरिटी और जितनी भी वेब सिक्योरिटी से लेके जो चीज़ें होती हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी से लेके, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो है सिंगापुर में हर जगह जो है पहले आपको डिप्लोमा ही करना पड़ता है 3 साल का। डिप्लोमा करने के बाद जो है आप 1 साल का कोर्स और उसमें ऐड करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप डायरेक्टली किसी डिग्री के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आपको पहले डिप्लोमा करना पड़ता है 3 साल का, उसके बाद जो है वो डिग्री करनी पड़ती है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंट टाइप के जो है वो डिग्रीज मिल जाते हैं। कई ऐसे कॉलेज भी हैं जिनमें आपको 1 साल 2 साल में भी डिग्री मिल जाती है। बात करते हैं अब जो है वो है फी स्ट्रक्चर की। तो सबसे अच्छी बात जो है हर इनके जो है यूनिवर्सिटीज़ की वो है कि आप कोई भी कोर्स ले लें, उसका फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम ही होता है लगभग में। तो बेसिकली जो इनका फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो होता है 1 सेमेस्टर जैसे होता है, तो यहाँ पे दो सेमेस्टर जो होता है वो 1 साल में होता है, तो उसको एकेडमिक सेशन बोलते हैं। वो एक एकेडमिक सेशन हुआ, तो वो नियर अबाउट जो है वो 11 के सिंगापुर डॉलर है, जो को इंडिया में अगर कन्वर्ट करें तो 6 लाख के आसपास अगर आ जाता है। तो 1 साल का जो है वो 6 लाख के आसपास जो है वो आपका बस इनका फीस है इनके। अब बात करते हैं कि अगर आप सिंगापुर में आते हैं
तो बाकी के आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो मोस्टली जो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने अभी 5 बताया, वो आपको जो है वो हॉस्टल सुविधा भी देते हैं, पर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं उसमें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उसको प्रीफर भी नहीं करते हैं। खैर बाहर भी अगर आप यहाँ पे लेना चाहेंगे तो आप जो है इजीली जो है $300 से $400 में रूम रेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सिंगापुर को ऐसे वर्ल्ड के एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में भी काउंट किया जाता है, तो आप जो है वो सोच ही सकते हैं। थोड़ा सा महंगा तो यहाँ पे है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि 16 आवर बाउंडेड है पर वीक, पर अगर पब्लिक हॉलीडेज़ हैं तो आप उसमें ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे गिन के 15 जो हैं ऑफिशियली छुट्टियां होती हैं। यहाँ के रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर आप किसी भी हॉलीडे में, पब्लिक हॉलीडे में, जैसे दिवाली भी यहाँ के पब्लिक हॉलीडे में काउंट होता है, तो अगर आप दिवाली में अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो उस दिन का जो है आपको डबल पे मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जो है काम करते हैं, वो इतना काम कर लेते हैं कि फिर ईजिली जो है वो पे कर लेते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कैसे मैनेज करना है। ये हॉलीडेज़ यहाँ पे बहुत सारी पड़ती हैं। पब्लिक हॉलीडेज़ के बाद भी जो है वो स्कूल्स की हॉलीडेज़ होती हैं 2-2, 3-3 महीने की, और 2-2, 3-3 महीने में आप चाहें तो पूरी सैलरी अपनी कवर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आप किसी भी F&B या किसी नॉर्मल कंपनी में अगर काम करते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। कुछ लोकेशंस में $7 से $8 पर आवर का जो है आपको पेमेंट मिल जाता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए आपको ये जानना है कि IELTS में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि IELTS का जो इंग्लिश है वो नॉर्मली इंग्लिश है, बस उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर आप ध्यान में रखें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीक आपसे फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे कुछ और नॉलेज की बातें। तब तक जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके बारे में हम अगले वीक में आपको जरूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए पीस।